हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीट इनपुट। आज हम बात करने जा रहे हैं हीट इनपुट के बारे में पूरी डिटेल्स में। अब देखिए, पहले हम बात करेंगे हीट इनपुट क्या होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके डेफिनेशंस क्या हैं, एंड देन फिर हम बात करेंगे इसका न्यूमेरिकल मीन्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी हम देखेंगे। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हीट इनपुट क्या है। एकदम कॉमन वे में जानते हैं हीट इनपुट का डेफिनेशंस कि जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है पर यूनिट लेंथ ऑफ द वेल्ड को कंप्लीट करने में, उससे को हम हीट इनपुट कहते हैं। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कूलिंग रेट। एक्चुअली कूलिंग रेट डिसाइड करता है कि वेल्ड का माइक्रो स्ट्रक्चर कैसा होगा। माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ द वेल्ड डिसाइड करता है कूलिंग रेट, एंड माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ द वेल्ड डिसाइड करेगा फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द वेल्ड। जो हमें शॉप में वर्कशॉप में देखने को मिलता है कि वेल्ड कैसा दिख रहा है, मीन्स कि कौन कौन से इम्परफेक्शंस काउज हो रहे हैं, लाइक क्रैक्स, कैविटीज, सॉलिड इंक्लूजन, लैक ऑफ पेनिट्रेशन, इम्परफेक्ट शेप एंड डायमेंशन, मीन्स कि नंबर ऑफ इम्परफेक्शंस हैं। तो ये फिजिकल अपीयरेंस उसका कैसा होगा वो डिसाइड करेगा माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ द वेल्ड। और माइक्रो स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करता है? कूलिंग रेट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कूलिंग रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है यहाँ पे। और कूलिंग रेट डिसाइड करेगा हीट इनपुट, मीन्स कि हमारा कूलिंग रेट मीन्स कि प्रॉपर कूलिंग रेट के लिए प्रॉपर हीट इनपुट कह सकते हैं हम कि डिजायर्ड कूलिंग रेट के लिए प्रॉपर हीट इनपुट का देना जरूरी है। इसीलिए ये हीट इनपुट आप देखेंगे कि WPS में भी मेंशन रहता है। अब देखिए, आप लोग जानते हैं कि क्रैक्स जो सबसे खतरनाक डेंजरस बोला जाता है उसको टेररिस्ट बोला जाता है ना, टेररिस्ट ऑफ वेल्डिंग इम्परफेक्शंस। क्रैक्स हाई स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशंस और हाई कूलिंग रेट ऑफ द वेल्ड। अगर कूलिंग रेट हाई रहेगा तो क्रैक्स काउज होगा। आप लोग देखेंगे एकदम फंडामेंटल रूल्स हैं कि कूलिंग रेट अगर हाई कूलिंग रेट रह जाएगा तो क्रैक्स काउज होगा। क्रैक्स को हम कहते हैं टेररिस्ट ऑफ द इम्परफेक्शंस। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं हीट इनपुट के डेफिनेशंस के बारे में। तो एक तो हमने बता दिया कि पर यूनिट लेंथ ऑफ द वेल्ड को कंप्लीट करने में जितना हीट जनरेट होता है उसे हम हीट इनपुट कहते हैं। दूसरा आता है हमारे पास में एक सिंपल सा डेफिनेशंस हीट इनपुट का, ऐसा हीट इनपुट इज इक्वल टू थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर इनटू आर्क एनर्जी। आर्क एनर्जी इसका कंप्लीट यूनिट कैसा होता है? किलो जूल पर mm। अभी हम बात करेंगे, इंडिविजुअली बात करेंगे हीट इनपुट के बारे में, ऐसा ये क्या होता है। अब देखिए, हीट इनपुट में आता है थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर। ये क्या होता है अभी हम इससे पहले समझेंगे, फिर आर्क एनर्जी के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर क्या होता है। तो थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर एक तरह का इसको डेफिनेशंस कह सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ हीट एनर्जी ऑफ द वेल्डिंग आर्क टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द आर्क। कहने का मतलब ये हुआ कि पर यूनिट लेंथ ऑफ द वेल्ड को कंप्लीट करने में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया गया और कितना हीट जनरेट हुआ, ये दोनों को हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों का जो रेशियो है ना उसको थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बहुत बारीकी से समझिएगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हर प्रोसेस का, वेल्डिंग प्रोसेस हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस है, SMAW, GMAW, GTAW, PAW, SAW नंबर ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस है। तो हर वेल्डिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिफरेंट लगता है। इट मीन्स कि हमारा थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर कांस्टेंट नहीं रहेगा, हर वेल्डिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये वेरी करेगा। ओके, तो जैसा हम देखते हैं, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि एक एग्ज़ाम दिया था मैंने CCF 3.1 का, तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछा गया था कि थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर। तो बराबर आप बताइए, ये भी एनर्जी है, ये भी एक तरह का एनर्जी है, एक तरह का इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो हीट एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रेशियो को बोलते हैं। तो दोनों एनर्जी मतलब कॉमन हो गया, मतलब ये यूनिट लेस होगा। हमसे पूछा गया था, ऑप्शन ए में दिया गया था किलो जूल पर mm, बी में दिया गया था ऑप्शन बी में वाट ऐसा करके, और सी में दिया था यूनिट लेस, और डी में दिया था नन ऑफ अबव। तो इसमें कौन सा होगा भाई?
ऑप्शन सी हुआ था यूनिटलेस। तो थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर का यूनिट क्या होता है? इट इज़ अ यूनिटलेस बिकॉज इट इज़ द रेशियो ऑफ हीट एनर्जी ऑफ वेल्डिंग आर्क टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द आर्क। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जब आप बनाएंगे, जैसा मैंने आपको पहले फार्मूला दिया था, क्या फार्मूला हमने दिया कि हीट इनपुट कैलकुलेशन के लिए आपको आएगा थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है आर्क एनर्जी में। तो आर्क एनर्जी हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे और थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर की वैल्यू पुट करना पड़ता है। देखिए हर प्रोसेस के लिए थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर की वैल्यू अलग होती है ना। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मैंने किया है। आपको मैं सिंपल वे में बताता हूँ। जो हमारे पास प्रोसेस हैं जैसे SAW सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, दूसरा आता है GMAW, है ना। उसके बाद आता है SMAW, उसके बाद आता है GMAW मतलब गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, SMAW का मतलब क्या होगा? शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। अब आता है एक हमारे पास GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, इसी को टिग भी बोलते हैं, टिग वेल्डिंग। एक आता है PAW मतलब प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। अब देखिए दोस्तों, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर 1 होता है, याद रखिएगा। GMAW का 0.8 होता है, SMAW का 0.8 होता है, GTAW का 0.6 होता है, PAW